सबसे पहले मैं इस इलाके के, इस क्षेत्र के निवासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस समारोह में शामिल होने का अवसर दिया है। कर्नल सोनाराम, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये कुछ माह पहले मेरे पास दिल्ली में मेरे से इन्होंने मुलाकात की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वीर सिपाही धर्माराम का हम वीर स्थल घोषित करके उनकी स्मृति का यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर आकर यहाँ के वासियों से मिलने का, मुझे अवसर प्राप्त करने का अगर अवसर मिलेगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ, मुझे वीर सिपाही धर्माराम की शहादत के अवसर पर उनका जो ये मैं ये कहूँगा कि उनकी जो याददाश्त में जो ये धर्मस्थल आज स्थापित किया गया है, उसका अनिवार्य करने का मौका जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, वीर सिपाही धर्माराम दिसंबर 2004 में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट में शामिल हुआ था। बड़ी काबिलता के साथ उसने अपनी प्रशिक्षण पूरी करी और उसको अपनी प्रशिक्षण प्रणाली दर्शाने का अवसर मिला जब वो कश्मीर में तैनात हुआ। राष्ट्रीय राइफल्स की पहली बटालियन, फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें वो तैनात था। आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में उसे हिस्सा लेने का मौका मिला और 25 मई 2015 को जब कश्मीर घाटी के कुलगाम क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान उसने अदम्य साहस दिखाते हुए सही प्रशिक्षण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए लश्कर ए तौयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर मार गिराया। ये कोई आसान काम नहीं था। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, लेकिन बड़े ही साहस के साथ, निडरता के साथ कार्रवाई करते हुए उसने मोर्चा संभाला और आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन उसी के दौरान उसे 2 गोली भी लगी, लेकिन अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उसने लगातार अपना मोर्चा संभाल के रखा। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शायद यही चल रहा था कि मेरे जो अन्य साथी हैं उनको कोई नुकसान न हो पाए, और उसीलिए लगातार वो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करता रहा और बाकी जो उसके साथी थे वो बड़ी सफलतापूर्वक अपनी कार्रवाई सक्षम तरीके से करने में सफल हुए और एक बड़े ही खूंखार आतंकवादी को मारने में हमें सफलता मिली। इसी दौरान इस बहादुर जवान को वीरगति प्राप्त हुई और उसके लिए उसे शौर्य चक्र से नवाजा गया। मैं उनके परिवार, खासकर से वीर नारी टीमू देवी जो उनकी धर्मपत्नी हैं, माँ हैं,
मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो हैं सदा उसको उसके लिए एक साहस का प्रतीक बने रही। उसकी धर्मपत्नी तो परिवार के सहयोग के वजह से वो अपनी कार्रवाई करने में सफल हुआ। और मैं आपको सब ये बताना चाहता हूँ कि उसकी परिवार का देखरेख का जिम्मा उसकी रेजिमेंट और भारतीय फौज के ऊपर रहेगा। मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का कोई भी सैनिक हो और अगर वो डिसिप्लिन से कार्रवाई करते हुए, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में अपनी कार्रवाई कर रहा हो, युद्ध की प्रशिक्षण प्रणाली में कार्रवाई कर रहा हो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या सीमाओं पर तैनाती के दौरान अपनी कार्रवाई कर रहा हो और उस दौरान अगर उसकी वीरगति प्राप्त होती है तो उनके सभी के परिवार का देखरेख का जिम्मा भारतीय फौज लेते रहेगी। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही प्रत्येक भारतीय सैनिक के अनुशासन और साहस से भारतीय सेना की सैन्य शक्ति बढ़ती है। इसीलिए भारतीय सेना का जो प्रत्येक जवान है, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी आर्म या किसी भी सर्विस में क्यों ना हो, किसी भी टुकड़ी का हिस्सा हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और राजस्थान की इस भूमि में जहां आज मैं मौजूद हूं, खासकर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने भारतीय सेना में अदम्य साहस दिखाया है। जिस तरह से धर्माराम ने साहस दिखाया, उस तरह की गाथाएं भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए हमें इस क्षेत्र के नौजवानों पर गर्व है और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस क्षेत्र के जवान भारतीय सेना में ओहदेदार के रूप में या किसी भी रूप में शामिल होते रहें और हमारी फौज को सक्षम और मजबूत बनाने में हमारी मदद करते रहें। धन्यवाद और जय हिंद। सर, मेरा आपका सवाल है कि जिस तरीके से शहीद हो जाता है उसके बाद में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो शहीद को नहीं मिल पाती, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है सरकार के लिए? दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पर पाकिस्तान, जो कि चाइना की आड़ में गैस एजेंसी गैस वगैरह खोज के आड़ में एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा सोचने लायक है? देखिए, हमें इससे कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पहले लूँगा, सवाल उसको पहले जवाब दूंगा। अगर वो कार्रवाई कर रहा है तो हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज मैं इस इलाके में जो हाजिर हुआ हूँ, इसका दो मकसद है। एक तो वीर सिपाही धर्माराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ और दूसरा यहाँ पर हमारी सैन्य प्रशिक्षण की प्रणाली चल रही है। दक्षिण कमान की सैन्य प्रशिक्षण की प्रणाली चल रही है, मैं उसमें हिस्सा लेने आया हूँ। आज दोपहर को और आज रात को जो कार्रवाई होगी उसे मुझे नज़दीकी से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं GOC सदर्न कमांड और इनके जो अन्य दस्ते हैं जो इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि तैयारी हमारी तरफ से भी पूरी है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल है, हमारी फौज की तरफ से तो हम जो भी वीरगति प्राप्त करता है उसको मदद देते हैं। कुछ कैश इंसेंटिव होता है, अन्य किस्म की मदद भी दी जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद उसके परिवार का जिम्मा फौज के ऊपर होता है। इनको सब मिल चुका है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपनी तरफ से कुछ योगदान देती है। और जहाँ तक वीर सिपाही धर्माराम का सवाल है, उनको सब कुछ प्राप्त हो चुका मिल गया। मुझे बड़ी खुशी है कि
कर्नल सोनाराम यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इसको जो कुछ मिलना था उनको मिल चुका है। और अब हम यही चाहेंगे कि जो इनके बच्चे हैं उनको सही तरह की शिक्षा मिले। उसके लिए अगर हमसे कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर मदद करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा उनका जो नन्हा सा बेटा है वो या तो मिलिट्री स्कूल है, यहाँ पे सैनिक स्कूल है, उसमें भर्ती होकर फ़ौज में अफसर के ओहदे पर तैनात हो। और जिस तरह से उसके पिता ने नाम कमाया है वो उनसे भी आगे बढ़कर और नाम कमाए। तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने इस सरकार का जो रवैया देखा है वो ये है कि वो शहीदों की जो है उनकी सेवा करते हैं। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप तकलीफ़ अपने प्रतिनिधि को बताइए और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मसला ज़रूर हल होगा। सर, मेरा नाम दुर्ग सिंह है और मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हालिया दिनों में जो केस है पत्थरबाजों के खिलाफ वो वापस लेने का 4000 माफ करें, आर्मी किस तरीके से? व्हाट इज योर रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि पत्थरबाजी के कार्रवाई में बहुत से नौजवान शामिल हुए थे। ये क्या होता है, ये एक भीड़ चाल होती है। कई लोग इसमें शामिल हो जाते हैं कि भीड़ चल रही है तो चलो हम भी चलते हैं। उनको शायद ये पता भी नहीं होता कि किस मसले में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इनमें से क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो भीड़ चाल में फंस जाते हैं। तो जिन्होंने एक बार सिर्फ पथराव किया है उसके बाद दोबारा पथराव करने नहीं आए, उन लोगों को हमने माफ़ कर दिया। ये 4000 वो हैं, तकरीबन 10 से 11 हज़ार नौजवान हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे। लेकिन इनमें से 4000 नौजवान वो हैं जो सिर्फ एक बार पत्थरबाजी में शामिल हुए और उसके बाद पत्थरबाजी में कभी शामिल नहीं हुए। तो इनको लगता है कि इनको पता नहीं था, इनको मकसद नहीं पता था क्या है, लेकिन बाद में इन्हें महसूस हुआ कि पत्थरबाजी करना एक गलत कार्रवाई है। तो इनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई है वो रद्द करने की पहल की है। सर, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जारी रहेगा जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ? आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जारी रहे। बस तो हम जारी रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन एज है 42 इयर्स और सिर्फ के बाद रिटायरमेंट की एज है 42 इयर्स। सैनिकों में मांग उठ रही है कि इसको 3 साल बढ़ाया जाए, 45 साल किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर ये मांग बढ़ती है कि बढ़ाया जाए तो हम इसमें विचार कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने क्या देखा है कि सैनिक जो हैं वो अपनी पेंशन कमाने के बाद हमसे कहते हैं कि साहब हमें फ़ौज छोड़ने का मौका दिया जाए। तो हम नहीं चाहते कि कुछ लोग बोलें हमें फ़ौज छोड़ना है और कुछ बोलें। अगर ज़्यादा तादाद में लोग बोलेंगे कि हमें और सर्विस करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत से जवान ऐसे भी हैं जो अपनी फ़ौज में मौजूदगी के बाद फिर DSC में चले जाते हैं या अन्य कोई उन्हें सर्विस मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, उसमें ध्यान देते हैं। पर अगर ज़्यादातर लोग चाहेंगे तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे।